गाइज कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बेसिक्स। देखिए, हो सकता है आज का सेशन आपको बिल्कुल बेसिक लगे, और बिल्कुल जब बेसिक डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के, तो आज का सेशन बेसिक्स ही होने वाला है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है आपको सारी चीज़ें पता हो, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कभी कभार स्किप हो जाते हैं, या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। सो आपको अगर पता है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। आपको पता चलेगा कि ये जीएसटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से टैक्सेस इसके अंदर होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी के, क्या क्या फीचर्स हैं जीएसटी के, मैकेनिज्म कैसा होता है जीएसटी का। और एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आज के सेशन में आपको मिलने वाला है जीएसटी से रिलेटेड। चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स पे और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए गाइस, आ चुके हैं अपने नोट्स पर और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन टू जीएसटी आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ये नोट्स आपको नीचे से मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, वैसे आपको पता होगा, बट आप सोचो और मुझे बताओ। अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कौन सा टैक्स है। आप बताओ, जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी इन इंडिया, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मतलब जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा ए टू जेड एवरीथिंग आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स हैं कि क्या होता है, उसको छोड़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आ जाइए। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं बताइए। डायरेक्ट टैक्स मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूं, गवर्नमेंट मेरे पास आती है और बोलती है कि आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए की इनकम की है विवेक, आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए की इनकम की है विवेक, हम ना आपसे 20 लाख रुपए का टैक्स लेंगे। 20 लाख रुपए के ऊपर, सॉरी 20 लाख का टैक्स नहीं लेंगे, 20 लाख तो मेरी अर्निंग है, 20 लाख के ऊपर एक एक्स अमाउंट का टैक्स लेंगे, आपसे लेंगे। मतलब मेरी इनकम है और मेरे से ही टैक्स लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, सीधी सीधी बात ना, जो मैं आपसे अभी कर रहा हूं भाई। बोलते नहीं डायरेक्टली बात करो, इनडायरेक्ट घुमा घुमा के बातें मत करो, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट। सो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, जब सरकार सीधा सीधा मेरे पास आई कि विवेक आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए कमाए हैं, 20 लाख के ऊपर हमको एक्स अमाउंट का टैक्स दे दो। आप इनकम टैक्स में डिस्कस करेंगे स्लैब रेट क्या है, मैं आपको टैक्स नहीं बता रहा इनकम टैक्स का क्या है। तो गवर्नमेंट मेरे पास डायरेक्टली आई और मेरे से बोला कि विवेक आपका इतना है, इतना हमको टैक्स दे दो, इतनी इनकम कमाई, इतनी इनकम के ऊपर आप एक्स अमाउंट का टैक्स दे दो। तो उस टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, समझे। यानी जो इनकम टैक्स होता है, कौन सा टैक्स होता है, जो हमारा इनकम टैक्स होता है, वो कौन सा टैक्स होता है, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली, देखो इनकम टैक्स में ना उसको टैक्स पेयर नहीं बोलते, असेसी बोलते हैं। इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। एक इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स पेयर होता है उसको टैक्स पेयर नहीं बोला जाता। जीएसटी में टैक्स पेयर वर्ड यूज होता है और इनकम टैक्स में असेसी यूज होता है, ठीक है। तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करूंगा। तो गवर्नमेंट असेसी के पास जाती है, बोलती है, डायरेक्टली बोलती है 20 लाख की इनकम है, इतना टैक्स दे दो। वो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। बोलो जी, समझ में आया। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसके अलावा एक टैक्स और लगा करता था पहले। गवर्नमेंट मेरे पास आती है, बोलती है विवेक आपके पास 2 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, 50 लाख की ज्वेलरी है, इतनी की आपके पास पूरे टोटल मिला के 4 करोड़ की आपके पास वेल्थ है। वेल्थ का मतलब समझते हो, मतलब जो आपकी वेल्थ, कितनी वेल्थ है आपकी, 4 करोड़ की वेल्थ है, इसका 2% हमको टैक्स दे दो। अब नहीं लगता, वेल्थ टैक्स एक होता था पहले के टाइम पे लगाया जाता था, अब वेल्थ टैक्स हट चुका है, वेल्थ टैक्स अब नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो गवर्नमेंट मेरे पास आई, बोली विवेक आपके पास 4 करोड़ की वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसका मुझे इतना % टैक्स चाहिए। डायरेक्टली गवर्नमेंट मेरे से ही मांग रही है, तो उसको भी बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स, समझे। यानी जो चीज गवर्नमेंट, टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब ये है गवर्नमेंट जो हमसे कलेक्ट करती है। बेसिकली टैक्स भी एक तरीके का बर्डन ही होता है। गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है कि उसको जन कल्याण के कामों में लगाएगी, और कितना जन कल्याण के काम होते हैं, खैर अब छोड़ो, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। सो यानी दूसरा एग्जांपल हो गया वेल्थ टैक्स।
यानी इनकम टैक्स भी एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है और वेल्थ टैक्स भी हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट, इनकम टैक्स का कंसेप्ट हम अपने इनकम टैक्स वाले सेशंस में कवर करेंगे कि इनकम टैक्स के कौन कौन से हेड्स होते हैं, कैसे उसकी इनकम कंप्यूट होती है, कैसे उसकी आईटीआर फाइलिंग होती है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने आईटीआर वाले सेशन में। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना बस यहाँ पर ये था कि ये दो हमारे डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा जिस केस में गवर्नमेंट सीधे सीधे आपसे बोल रही है कि भाई टैक्स मैं तुमसे लूंगी, सरकार सीधा मेरे से आके बोल रही है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा पॉइंट आ जाओ, डायरेक्ट टैक्स समझ लिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट मेरे पास नहीं आई, गवर्नमेंट मेरे पास नहीं आई, मैंने किसी से मान लो एक गुड्स खरीदा, मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, वैसे 100 रुपए का तो क्या ही माल खरीदूंगा, बट मैंने 100 रुपए का किसी से माल खरीदा, उसने बोला 18% दे दो, मैंने कहा 18% दे दूं? किस चीज के 18% दे दूं? बोलता है 18% ना जीएसटी लगता है, जीएसटी। मैंने कहा जीएसटी क्या होता है? बोलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने कहा अच्छा, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप क्यों ले रहे हो? तो वो मेरे को समझा रहा है, जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं, वो मुझे समझा रहा है कि भाई मैं नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा मेरे से 100 रुपए का 18%, 18 रुपए। वो कह रहा है 18 रुपए मैं नहीं ले रहा, मैं तो आपसे लेकर के सरकार को दे दूंगा। बात को समझो, बात को समझो। अब सरकार मेरे पास नहीं आई टैक्स लेने, वो जो जीएसटी है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरकार मेरे से लेने नहीं आई। सरकार किससे लेने आई? जिससे मैंने माल खरीदा, जिससे मैंने माल खरीदा 100 रुपए का, मान लो मैंने कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर 18% जीएसटी, 118 रुपए उसने मेरे से ले लिए, 118 रुपए ले लिए। 118 रुपए में वो कह रहा है 100 रुपए का बिस्कुट है खाली, 18 रुपए तो मैं आपसे टैक्स के ले रहा हूं। मैंने कहा आप क्यों टैक्स के ले रहे हो भाई? टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है, आप मेरे से टैक्स क्यों ले रहे हो? तो बोलता है भाई ये टैक्स ना मैं गवर्नमेंट को ही पे करूंगा, यानी गवर्नमेंट अब टैक्स तो मेरे से ही ले रही है, फाइनल पेमेंट कौन कर रहा है? 118 रुपए मैंने दिए ना, मेरी जेब से पैसा गया ना 118 रुपए। तो भाई 100 रुपए तो उसकी प्रोडक्ट के थे, गुड्स के थे, बिस्किट की प्राइस थी, लेकिन 18 रुपए जो मैंने दिए वो जीएसटी के दिए। और किसको दिए? वो कह रहा है उसको नहीं दिए, सरकार को दिए। लेकिन सरकार इस बार डायरेक्टली मेरे पास नहीं आई, सरकार गई उस बंदे के पास जिससे मैंने बिस्किट खरीदा। सरकार ने उस बंदे से बोला कि भाई जो तुमने विवेक को एक बिस्किट बेचा है उसके ऊपर 18 रुपए का जो जीएसटी है वो हमको पे कर दो। 18 रुपए पे नहीं होता, उसमें इनपुट माइनस होता है। लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, अभी तो मेरे को कंसेप्ट समझाना है ना भाई। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, कहने का मतलब जीएसटी एक ऐसा टैक्स जहां पर सरकार मेरे पास डायरेक्टली नहीं आई, लेकिन जिससे मैंने माल खरीदा उसने मुझे चार्ज, उसको मैंने पैसे दे दिए, उसने जाकर के आगे गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारा हो गया, कस्टम हमारा इसके अंदर आता है, एक्साइज हमारा इसके अंदर आता है। ये सारी जो ड्यूटीज होती हैं, टैक्सेस होते हैं, ये सब गवर्नमेंट डायरेक्टली चार्ज नहीं करती, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली चार्ज करती है। समझ गए? इनडायरेक्टली चार्ज करती है ना। यहां पर ना एक चीज को बहुत ध्यान से समझो, जीएसटी जो होता है ना वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? आपको लगता होगा गवर्नमेंट कितनी, मतलब इनकम टैक्स अगर आप समझते हो, इनकम टैक्स से मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ। 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख तक की इनकम है तो आपका 5% रेट है, उसमें भी स्लैब वो आपको 87A एक बेनिफिट होता है, वो मिल जाता है। कहने का मतलब 5 लाख से अंदर अंदर अगर आपकी इनकम रहती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। उसके बाद 10 लाख तक जाती है तो 20% है, उसके बाद 30% है। इस तरीके से स्लैब चलते हैं। मतलब इनकम टैक्स में गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव बेसिस, प्रोग्रेस करने का मतलब क्या होता है, यानी जैसे जैसे मेरी इनकम रेज होती है वैसे वैसे मेरे ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, यानी 5 लाख तक गवर्नमेंट मेरे से कोई इनकम टैक्स ही नहीं लेती। जैसे जैसे मेरी इनकम रेज हुई गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स लेना स्टार्ट किया इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन अब जीएसटी समझो, जीएसटी को मैं रिग्रेसिव टैक्स क्यों बोल रहा हूं? प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब आपने प्रोग्रेस की तो गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब न्यूट्रल है, गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता जी। आप चाहे 10 रुपए कमाते हैं चाहे 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, गवर्नमेंट जीएसटी आपसे लेगी ही लेगी। एक भीख मांगने वाला होता है ना, अब देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, वो गलत चीज है, बट मान लीजिए भीख वैसे नहीं मांगनी चाहिए, वो गलत काम है। तो डेली के 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कमा लेता है। अब आप बोलोगे सर ज़्यादा भी कमा लेता है, वो अलग चीज़ है। मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को वो करना नहीं है, मतलब किसी को जज करना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई डेली का वो 100 रुपये कमाता है, डेली का 100 रुपये कमाता है। 100 रुपये में से वो अगर 5 रुपये का एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदता है ना, 5 रुपये का एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे करता है वो।
इनकम टैक्स पे नहीं कर यार, इनकम टैक्स तो वो इनकम टैक्स पे करेगा कोई, इनकम टैक्स तो आईटीआर भी फाइल नहीं करेगा वो। लेकिन अगर एक 5 रुपए का बिस्किट भी खरीद रहा है वो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी पे कर रहा है वो। सोचो, यानी रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर ये नहीं देखा कि भाई जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसकी इनकम लेवल क्या है, चाहे वो डेली का 100 रुपये अर्न करता है, चाहे वो डेली के 10,000 रुपये अर्न करता है, अगर वो भी बिस्किट खरीदेगा उसको भी जीएसटी देना है, और एक 10,000 वाला पर्सन बिस्किट खरीदेगा तो उसको भी उसके ऊपर जीएसटी तो देना ही देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो जीएसटी है ना हमारा, वो एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। बात समझ में आई? रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में क्या डिफरेंस होता है? इनकम टैक्स में जैसे जैसे आपने प्रोग्रेस करी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपका टैक्स जो है वो बढ़ता गया। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक पर्सन जो डेली का 100 रुपये कमा रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है, एक पर्सन जो डेली का 10,000 रुपये कमा रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है। बोलिए, समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये कंसेप्ट था। नो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो मैंने आपको ऐसे समझा ही दिया। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को समझो। इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कंड्यूट एंड एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंट इज पास्ड ऑन टिल इट्स फाइनली रीच टू द कंज्यूमर हु रियली बियर्स द बर्डन ऑफ इट। नो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स में तो डायरेक्टली मेरी जितनी इनकम है गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता। जीएसटी के अंदर जो पर्सन फाइनल कंज्यूमर होगा, बात को ध्यान से सुनो, जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, उसको खाली उसके ऊपर जीएसटी का टैक्स, उसके ऊपर सारा बर्डन पड़ता है। वो कैसे पड़ता है आपको मैं थोड़ी देर में कैलकुलेशन समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब, पार्ले जी कंपनी ने बिस्किट बनाया, आटा खरीदा, आटे से बिस्किट बनाए, बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, तो क्या जीएसटी का बर्डन क्या पार्ले जी कंपनी में पड़ता है? आंसर इज नो। पार्ले जी कंपनी ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, क्या डिस्ट्रीब्यूटर पर जीएसटी का बर्डन पड़ता है? आंसर इज नो। डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर को बेच दिए, क्या रिटेलर के ऊपर जीएसटी का बर्डन पड़ता है? आंसर इज नो। आंसर मैं नो क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान से उस चीज को समझाओ, कि फाइनली रीच द कंज्यूमर। लेकिन उस रिटेलर से मैं जाता हूं और वो बिस्किट का पैकेट खरीद करके आ जाता हूं। सो जितना भी उसके ऊपर जीएसटी टोटल बना, उसका बर्डन किसके ऊपर आया? ना तो पार्ले जी के ऊपर, ना डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, ना रिटेलर के ऊपर, किसके ऊपर आया? अल्टीमेट कंज्यूमर। मेरे को सारा का सारा उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ गया। बात समझ में आई? तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है। ठीक है, वो यहां पर लिखा हुआ है, हु रियली बियर्स द बर्डन ऑफ इट। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप बहुत गलतियां करते हो। मैंने कई अकाउंटेंट्स को देखा है, उनको ये चीज क्लियर नहीं होती, ये चीज ही क्लियर नहीं होती कि आउटपुट जीएसटी या इनपुट जीएसटी। अब आप कंफ्यूज मत हो, आपको आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी नहीं पता, अभी थोड़ी देर में सारा क्लियर हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी आपका ना ही तो प्रॉफिट है, ना ही लॉस है, ना ही तो वो आपकी कॉस्ट है, ना ही वो रेवेन्यू है। तो फिर वो है क्या? वो आपकी बस एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में घूमती रहती है। बोलो, आप पीएनएल चेक कर लेना जाकर के, पीएनएल चेक कर लेना जाकर के, ना ही जीएसटी का इनपुट आपको वहां पर मिलेगा और ना ही आउटपुट जीएसटी वहां पर मिलेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। जब तक आप फाइनल कंज्यूमर ना हो, अगर आप फाइनल कंज्यूमर हो तो आपके ऊपर वो बर्डन आएगा। लेकिन आपका बिजनेस है, आप आगे ट्रांसफर कर देते हो, तो आपके ऊपर जीएसटी का बर्डन नहीं आएगा। वो आपके लिए महज एक एसेट और लायबिलिटी होती है। जो जीएसटी आपको सेल के ऊपर पे करना होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हूं मैं, समझो बात को। जब हम सेल करते हैं तो उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी पे करते हैं। तो 100 रुपए का मैंने सेल करा, तो 100 रुपए मैंने 118 रुपए आगे से लिए, मैंने 100 रुपए की चीज बेची, आगे 118 रुपए जीएसटी का रेट है। ठीक है, सो 118 मैंने आगे से कलेक्ट करा, 118 कलेक्ट करा, तो वो 18 रुपए क्या मेरी इनकम हो गई? बोलो, मेरी सेल कितनी हुई? मुझे आंसर दो। मैंने 118 रुपए कलेक्ट करा, मेरे बैंक अकाउंट में 118 रुपए आए हैं। बताओ मेरे सेल कितनी है, मेरा रेवेन्यू कितना है? 118 रुपए का। आंसर इज नो। मेरी सेल तो 100 रुपए की है, मेरा रेवेन्यू तो 100 रुपए का है। मैंने 50 रुपए का खरीदा था, वो जो प्रोडक्ट मैंने 100 रुपए का बेचा ना, मैंने 50 रुपए का खरीदा था और उसके ऊपर 18% जीएसटी पे करके आया था। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 18% जीएसटी था, 59 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट से कटे। अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैंने उसको सेल करा तो मेरे 118 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। मैंने परचेज करा तो 59 रुपीज की मैंने पेमेंट करी।
बताओ मेरी सेल कितनी हो गई, 100 रुपए की मेरी सेल हुई, मेरी परचेज कितने की हुई, परचेज की जो एंट्री जाएगी जो आप बनाते हो पीएनएल, बताओ परचेज के अंदर कितना डालते हो, 59 रुपीज डालोगे, 50 रुपी डालोगे, ओनली 50 रुपी परचेज में जाएंगे, तो 9 रुपीज कहां पर जाएगा भाई, 9 रुपीज का क्या होगा, आप सुनो 9 रुपीज का क्या होगा, वो जो 9 रुपीज है वो आपकी एक असेट है, नोट करो बात को, जो परचेज के ऊपर आप पे करके आए वो आपकी एक असेट होती है, जो सेल के ऊपर आपको देना है वो आपकी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जीएसटी आपकी, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो तो आपकी वो या तो असेट है या लायबिलिटी, आपके पीएनएल में वो कभी आ ही नहीं सकती जब तक आप फाइनल कंज्यूमर ना हो। मेरे साथ रिपीट करो बात को, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ही किसके ऊपर पड़ता है, जब कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है उसका बर्डन, यानी कंज्यूमर के लिए वो कॉस्ट है, कंज्यूमर के लिए वो खर्चा है, कंज्यूमर जो अगर आप हो, अगर आप कंज्यूमर हो तो आपके लिए वो खर्चा है, तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर नहीं हो तो वो मात्र आपके लिए असेट और लायबिलिटी के अलावा और कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। और ना यकीन हो रहा हो तो अगर आप करते हो, आप अकाउंटिंग वगैरह करते हो, पीएनएल चेक कर लेना, वहां पर ना ही तो आपको आउटपुट की लायबिलिटी मिलेगी, पीएनएल के अंदर बात कर रहा हूं, ना ही इनपुट का आपको वहां पर कुछ मिलेगा, वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है जी। ओके, सो पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे काफी सारे टैक्सेस होते थे, कौन कौन से, देखिए ये पहले की बात है, अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया, जैसे कि वैट, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, सरकार डायरेक्टली नहीं लेती थी, सरकार जो है, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस वालों से बोलती थी कि आप कलेक्ट करो कंज्यूमर से और हमको पे कर दो, ठीक। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया विटनेस अ पैराडिग्म शिफ्ट ऑन 1 जुलाई 2017। क्यों भाई 1 जुलाई 2017 को ऐसा क्या हुआ, जीएसटी आया था हमारा 1 जुलाई 2017 को। सो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया और ये सारे ये वाले जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंदर सब सम्ड हो गए, इंक्लूड हो गए। लेकिन सारे टैक्स इंक्लूड नहीं हुए, बात को बहुत ध्यान से सुनो, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मिल गए, द आंसर इज नो, सारे के सारे टैक्स जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं मिले, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस मिल गए हैं। यहां पर वर्डिंग्स को ध्यान से समझो, आगे क्या लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर अमेलगमेट इनटू अ सिंगल टैक्स, यानी बहुत सारे 90% टैक्सेस जो है वो किसके अंदर इंक्लूड हो गए, हमारे जीएसटी के अंदर आकर के इंक्लूड हो गए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। यानी जीएसटी जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को अगर आज की डेट में आप पढ़ते हो, आज की डेट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन समझ रहे हो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट हमारा होता है जीएसटी। अराउंड 70 to 80% जो पार्ट है वो जीएसटी का होता है, एंड 20% पार्ट जो होता है वो कस्टम और एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होता है, कस्टम से होता है, उसका पार्ट हमारा 20% होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ और एक्साइज वगैरह के कुछ बचे हुए हैं, एक्साइज भी वैसे इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, लेकिन एक्साइज कुछ चीजों पर अभी भी एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगती है, अभी धीरे धीरे उन चीजों को भी समझेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक हमने जो डिस्कस करा कि भाई डायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, बाय पर्सन हिमसेल्फ, यानी विवेक, मैं हूं, मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ रहा है। यहां पर बर्डन का टैक्स शिफ्ट हो जाता है अनदर पर्सन पर, अनदर पर्सन से शिफ्ट होते होते वो फाइनली किसके ऊपर बर्डन पड़ता है, फाइनली जो कंज्यूमर होता है, फाइनली जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर वो बर्डन पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको डिफरेंस मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सो डायरेक्ट टैक्सेशन में तो इनडायरेक्ट टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है यहां पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम, एक्साइज का भी कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है और एफटीबी भी इसके अंदर आता है, तो ये सारे जो है अभी बचे हुए हैं। फीचर्स तो छोड़ो, खैर फीचर्स आप पढ़ लेना नोट में से अगर आपको पढ़ने हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो डिस्कस कराने वाला हूं।
ये देखिए, ये पूरी स्टोरी है जेनेसिस ऑफ इंडिया के भाई 2000 में जो है सबसे पहले आया था। इसको भी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, फिर भी ब्रीफली आपको बता देता हूँ। 2000 में जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2000 से और हमारा कब आया 2017 के अंदर 17 साल लग गए जीएसटी को इंडिया में आने। कभी ठंडे बस्ते में गया, कभी गर्म बस्ते में आया। ठंडे बस्ते में जाते जाते सरकारें चेंज होती नहीं। कितनी सरकारें चेंज हुई है 2000 से? तो 4-5 सरकार ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी हैं। सो उसके बाद जाकर के ये पूरी स्टोरी देख लेना अगर आपको पढ़नी है तो, कि पूरा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। उसके बाद फाइनली 2000 से जाकर के हमारा 1 जुलाई 2017 को हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझो, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, ठीक है? इसको बिल्कुल ही बारीकी से समझो। पहला पॉइंट है, पहले आपको एक बार थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में दे करके समझाता हूं। एग्जाम्पल समझते हैं, आपको बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल समझो, जीएसटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, ज़्यादातर प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से उसको फिर जो इंडस्ट्री होती है वो उसको परचेज करते हैं, इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ये पूरा साइकिल रहता है एक बिजनेस का। सो मान लो ये एग्रो प्रोडक्ट, ये हमारा एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्ट का मतलब क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मैं नोट्स दूसरे खोल लेता हूं, एक सेकंड रुको। ठीक है, परफेक्ट, आ जाइए। अब समझिए जीएसटी के कंसेप्ट को, जीएसटी का प्रैक्टिकल कैसे पूरा ये कंसेप्ट, जो ये पूरा साइकिल है जीएसटी का, ये कैसे काम करता है। एक एग्रीकल्चर है या एग्रो मान लो, या फार्मर ले लो। फार्मर ने टोमेटो उगाए, सिंपल सा एग्जांपल है। एक फार्मर ने टोमेटो उगाए, टमाटर टोमेटो से उसको किसने खरीदा होगा बताओ? केचप बनता है, केचप। सो किसान केचप जो कंपनी है जो केचप बनाती है, तो उसने उसको परचेज करा। किसान केचप डायरेक्टली कस्टमर को थोड़ी बेचती है। आपने कभी जाकर के किसान कंपनी से खरीदा है? नहीं। आप तो भाई जो आपकी रिटेल शॉप्स होती है उनसे खरीदते हो। यहां से प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये तो साइकिल चेन होती है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, एंड रिटेलर से लास्ट में फाइनल कंज्यूमर। इसको कभी कभी मार्केटिंग चेन भी बोला जाता है, राइट? बट अभी हमारा कंसेप्ट क्या है? जीएसटी को समझना। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, पहले बात को ध्यान से सुनो, इधर आओ। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लेंगे। सर ये आप कहां से बोल रहे हो? ये हम आपको अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट माना किसको गया है? खाली जो फार्म में उगते हैं ना, यानी मतलब जो हार्डकोर एग्रीकल्चर, आलू, टमाटर, प्याज वगैरह जो होते हैं उनको। सो टमाटर जो होता है, टमाटर मान के चलते हैं कि वो एग्जम्प्ट है, ठीक है? सो 100 रुपए का टमाटर इन्होंने बेचा किसान कंपनी को। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे 100 रुपए पर केजी मान लो। वैसे 100 रुपए पर केजी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने एग्जाम्पल के लिए हम लेकर के चलते हैं। किसान कंपनी ने क्या करा? इसमें प्रोसेसिंग करी, टमाटर को प्रोसेस करा, इसको केचप बनाया और काफ़ी सारी चीज़ें, जैम्स बनाया। जैम तो वैसे टोमेटो का नहीं बनता, बट केचप बनाया। केचप बना बनू के इसने आगे किसान कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। लेकिन अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर बताओ जीएसटी कितना लगा होगा? एग्रीकल्चर, क्योंकि टोमेटो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने माना है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो यहां पर जीएसटी ये हम ऐड कर रहे हैं। बताओ कितना? यहां पर 0 होगा। 100 रुपए का बिल बना करके दे दिया फार्मर ने 100 रुपए का बिल बना करके दे दिया किसान केचप वाले को। किसान केचप ने आगे इसको बेचा 200 रुपए का। कितने का बेचा? 200 रुपए का इसको बेचा। और जीएसटी का रेट जो है केचप के ऊपर कितना है? 18% का रेट है जीएसटी के ऊपर। एज्यूम मैं मान रहा हूं, हो सकता है कम ज्यादा हो, ठीक है ना, हो सकता है 5% हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। 18% का जीएसटी का रेट है। तो यहां पर जब किसान केचप डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बेचेगा वो चीज 200 रुपए की, तो 200 रुपए का 18% लगेगा, वैसे 36 रुपीज। सिंपली 18% जीएसटी कितना आ गया? 18% का जीएसटी ऐड हो गया और हमारी वैल्यू बताओ 236, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले इस चेन को आगे चलते हैं, फिर आपको बताऊंगा कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास कैसे कैसे जाएगा।
अभी मैं आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं कर रहा कि CGST SGST उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं आपको कि भाई 200 रुपए के ऊपर 18% 236 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया 236 रुपए का बिल, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी? अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए। मुझे आंसर चाहिए आपसे, मुझे एक आंसर दो। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उस कैचअप की बात को ध्यान से सुनना, कॉस्ट क्या होगी? जल्दी बताओ। उस कैचअप की कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं, कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर के बैंक अकाउंट से तो 236 रुपए गए हैं भाई, 200 रुपए प्रोडक्ट के, 36 रुपए GST के। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है। GST ना ही तो आपकी इनकम है ना ही आपका एक्सपेंस है। जब तक आप अल्टीमेट कंज्यूमर ना हो तो मुझे आंसर दो, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर अल्टीमेट कंज्यूमर है? आंसर इज नो। डिस्ट्रीब्यूटर के आगे रिटेलर है, रिटेलर के बाद में अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जब मैं आपसे कॉस्ट पूछ रहा हूं तो क्या आप मुझे 236 रुपए बताओगे या 200 रुपए बताओगे? बोलो, क्या कॉस्ट होगी डिस्ट्रीब्यूटर की? डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट होगी 200 रुपीज। बात क्लियर हुई? 200 रुपीज, ठीक है ना? बिल्कुल कहीं भी आपको कुछ भी डाउट नहीं करना है। 200 रुपए की कॉस्ट होगी, 36 रुपए ना ही तो इसकी इनकम है ना ही इसका एक्सपेंस है। तो फिर क्या है? अभी डिस्कस कर लूंगा क्या है इसकी। असेट है, लायबिलिटी मैंने बताया ना, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा वो असेट है कि लायबिलिटी है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बहरहाल ना ही वो उसकी कॉस्ट है ना ही वो उसकी इनकम है। PNL में कहीं पर भी नहीं जाएगी ये 36 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के PNL में कहीं नहीं जाएंगे। इसकी कॉस्ट 200 रुपए की होगी। 200 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है और आगे कितने रुपए का बेच देता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर को बेचेगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा 250 रुपए का बेच रहा है उसको। 50 रुपए का उसने अपना मार्जिन ऐड करा, 50 रुपए का अपना मार्जिन ऐड करके 250 रुपए का बेच दिया। 250 रुपए का, और आगे फिर GST भी तो लगेगा ना, यहां पर तो GST लगेगा। तो 250 का GST का रेट मैंने आपको कितना माना? एज्यूम कर लो 18%। देखो हो सकता है 5% हो कैचअप के ऊपर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए खाली GST का कंसेप्ट अभी कर रहा हूं। सो 250 का 18% मैंने लगाया भाई 45 रुपीज प्लस 250, 295 रुपये का इसने बिल बना करके दे दिया। बोलो बात क्लियर हो गई? डिस्ट्रीब्यूटर ने 295 का बिल बनाकर रिटेलर को दे दिया। अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे रिटेलर के लिए पूछ रहा हूं, रिटेलर की कॉस्ट कितनी होगी? यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 250 रुपये जो है वो रिटेलर की कॉस्ट होगी। रिटेलर जो आगे बेचेगा वो कितने का बेचेगा? मान लीजिए रिटेलर जो आगे इसको बेच रहा है कंज्यूमर को 300 रुपये का बेच रहा है। 300 रुपये प्लस GST लगाएगा 300 पर, 300 इंटू 18% 54, सो 354 का उसने आगे जाकर कर 354। कस्टमर के पास कितना गया? कस्टमर को कितना पे करना हुआ? उस एक कैचअप की बोतल का कस्टमर ने 354 रुपीज पे किया। ठीक है जी, पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आपको पॉइंट क्लियर हुआ? 354 रुपीज जो है वो फाइनल कस्टमर ने पे करा। ठीक है, अब आ जाओ, अब थोड़ा सा GST को और समझते हैं। सबसे पहले तो GST समझेंगे हम। फार्मर ने तो कोई GST पे ही नहीं किया, फार्मर के पे GST एग्जम्प्ट था। 100 रुपए का गुड्स उसने 100 रुपए का ही आगे करके किसान कैचअप वालों को दे दिया, तो इसके ऊपर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आ जाओ किसान कैचअप की बात, किसान कैचअप की बात आ जाओ। GST ना एक वैल्यू एडेड टैक्स है। यहां पर हमारा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कि वैल्यू एडेड टैक्स है। और पहले के टाइम पे ना GST से पहले कौन सा टैक्स हुआ करता था? वैट होता था। वो भी एक, उसकी फुल फॉर्म क्या थी वैट की? वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन वो वैल्यू एडेड टैक्स, यहां पर जो वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट है उससे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही अलग था। यहां पर GST के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसका क्या मतलब है वो आपको यहां से समझ में आएगा, वो आपको यहां से समझ में आएगा। देखो 200 रुपए का 36%, तो आउटवर्ड कितना हुआ? जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है वो सेल के ऊपर होती है। 200 का 36 रुपए, सो यहां पर किसान को कितना देना पड़ेगा? 36 रुपए का जो सेल के ऊपर टैक्स दिया जाता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मेरे साथ साथ बोलो, जो सेल के ऊपर GST लगता है ना, जो GST का टैक्स लगता है उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सो आउटपुट टैक्स कितना हुआ यहां पर? 36 रुपये, 200 के ऊपर 36 रुपये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब ये कहां पर आएगा? मुझे आंसर आप दो भाई। PNL बैलेंस शीट तो पता है ना आपको, बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, PNL में कौन कौन सी चीजें आती हैं। बैलेंस शीट में आपकी असेट और लायबिलिटी आती है, PNL में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ठीक है जी, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है।
36 रुपये मैंने आपको बता दिया। ना ही तो ये किसान कैचअप के लिए प्रॉफिट है, ना ही किसान कैचअप के लिए लॉस है। बोलो बात क्लियर हुई? ना ही किसान कैचअप के लिए प्रॉफिट है, ना ही लॉस है, तो पीएनएल में तो ये आएगा नहीं। मुझे आंसर दो, ये जो आउटपुट टैक्स 36 रुपीज का है ये कहां पर आएगा? असेट में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा? भैया लायबिलिटी है ना। देखो किसान कैचअप ने डिस्ट्रीब्यूटर से 236 रुपए लिए, 200 रुपए तो उसके कैचअप की कॉस्ट थी, 200 रुपए तो उसने अपने कैचअप के लिए हैं, और 36 रुपए उसने जीएसटी का लिया है। 36 रुपए लेकर के वो क्या अपनी जेब में रख लेगा? क्या वो अपना पीएनएल में प्रॉफिट बुक कर ले? आंसर इज नो। वो तो उसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को वो बैंक से पे कर देगा, बैंक से पे कर देगा। किसको देगा? बोलो किसको देगा? अरे भाई गवर्नमेंट को देगा ना 36 रुपए। 36 रुपए किसान कैचअप ने गवर्नमेंट को दे दिए और उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। बोल समझ में आई बात? किसान कैचअप ने, अभी मैं आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में नहीं फंसा रहा, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आप सिंपल से समझो, 36 रुपए का आउटपुट टैक्स आया किसान कैचअप का, उसने सरकार को जमा करा दिया, भाई सरकार को पेमेंट कर दी टैक्स की, लो जी आपका नील नील हो गया, खत्म। 200 रुपए इसने अपनी सेल्स अकाउंट में डाले, 200 रुपए सेल्स में डाले, 36 रुपए लायबिलिटी में डाले थे, और लायबिलिटी को कहां से सेट ऑफ कर दिया? 36 रुपए की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बैंक से पे कर दी। बोलो जी आंसर क्लियर हो गया? ये किसान कैचअप का यहां पर क्लियर हो गया। अब किसान कैचअप से अगला बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। अब डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट समझो। डिस्ट्रीब्यूटर ने 250 रुपए का बेचा है 45 में, 250 रुपए का बेचा और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाई, ये 18% जीएसटी है। सो डिस्ट्रीब्यूटर को कितना गवर्नमेंट को पे करना है? आउटपुट टैक्स कितना आया मुझे बताओ? आउटपुट टैक्स कितना है? 45 रुपीज, ये रहा ना 45 रुपीज। बोलो कोई दिक्कत? ये 36 था, बोलो कोई दिक्कत? अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटर आप एक काम करो, पूरा को पूरा 45 रुपए जाकर के गवर्नमेंट को पे कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी गर्दन नहीं पकड़ेगा आकर के। क्यों? आप डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे बोल सकते हो 45 रुपए पे करो? डिस्ट्रीब्यूटर ने जो माल खरीदा है कितने रुपए पे किए हैं? 236 रुपए पे करके आया है वो, 236 रुपए पे करके आया है। 200 रुपए किसान कैचअप के और 36 रुपए जीएसटी के। भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया ना 36 रुपए जीएसटी के, तो जो परचेज के ऊपर, यानी परचेज है कितने की? 200 की, और परचेज के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है, बात को ध्यान से सुनो, जो परचेज के ऊपर टैक्स पे किया जाता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्यार से बोलते हैं आईटीसी। आपने कई जगह पे सुना होगा आईटीसी। सो वो आईटीसी यही होता है, जो आप परचेज के ऊपर टैक्स पे करते हैं उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट मींस आईटीसी। सो ये 36 रुपए, ये जो 36 रुपए 236 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किए ना, 36 रुपए जो है वो 36 रुपए इसका आईटीसी है, आईटीसी। सो आईटीसी की आपको बेनिफिट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। यानी अब डिस्ट्रीब्यूटर 250 रुपए पे 45 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देगा। बात को ध्यान से सुन लो, 45 रुपए नहीं देगा, पहले आईटीसी माइनस करेगा। बोलेगा भाई ये जो 36 रुपए मैंने पे किए हैं ये भी तो सरकार को गए हैं ना, सरकार को जब वो जा चुके तो मैं दोबारा से थोड़ी दूंगा। तो कितने? 36 रुपए यहां पर माइनस हो गए। बैलेंस बताओ कितना बचा? 9 रुपए। 9 रुपए किसको जाएगा? ये बैंक से पे कर देगा, किसको? गवर्नमेंट को। बोलो बात क्लियर हुई? अब सर आप तो कंसेप्ट समझा रहे थे वैल्यू एडेड का, इसका वैल्यू एडेड से क्या लेना देना? अब बात को बहुत बारीकी से समझो और इस कैलकुलेशन को अब बहुत ध्यान से समझो कि जीएसटी किस तरीके से एक वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, उसको ध्यान से समझो। कायदे से अगर देखा जाए जीएसटी की अमाउंट हटाओ, 200 रुपए की चीज मैंने 250 रुपए में बेच दी, जीएसटी हटा दो। जीएसटी ना ही मेरा प्रॉफिट होता है ना ही मेरा लॉस होता है। मैं सरकार से पूछने गया, सरकार आप बोल रहे हो वैल्यू एडिड टैक्स है, बताओ कैसे वैल्यू एडिड टैक्स है? सरकार ने कहा सुनो डिस्ट्रीब्यूटर सुनो हमारी बात, आपने कितना टैक्स पे किया? डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा मैंने 9 रुपए आपको पे किए, 9 रुपए। सरकार ने उसको समझाया, सरकार ने कहा एक बात बताओ, आपने 200 रुपए की चीज खरीदी थी, 250 रुपए में चीज बेची है, आपने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी? बताओ आप मेरे को आंसर दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी है? 200 रुपए की चीज उसने 250 रुपए में बेच दी है, 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है। बोलो जी यस और नो? डिस्ट्रीब्यूटर ने 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, तो सरकार ने कहा कि भाई आपने जब 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी है तो हम तो टैक्स आपसे वैल्यू ऐड पर, आपको वैल्यू ऐड के ऊपर ही पैसा देना है। तो वैल्यू कितने की ऐड हुई? 50 की ऐड हुई।
बोलो येस और नो। 50 रुपए की वैल्यू ऐड हुई, 50 रुपए का 18% निकालो, 9 रुपीज आ गया। बताओ कितना पे करा है गवर्नमेंट को? 9 रुपए तो पे करा है। लेकिन ये 9 रुपए भी इसने अपनी जेब से पे नहीं कर। यार जीएसटी आपका एसेट एंड लायबिलिटी होता है, ओ सॉरी देखो मैं गलत बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है। जीएसटी तो आपकी एसेट और लायबिलिटी होती है। तो ये जो 9 रुपए आपने पे करा, तो भाई 45 रुपए आपने रिटेलर से ले लिया था ना, तो आपकी वो कोई कॉस्ट थोड़ी बनी है, वो तो बस आपने बैंक अकाउंट से 9 रुपए पे कर दिए। ठीक है, ये जो आपका बैलेंस बचा 45 रुपए, तो आपने देखो हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर से 45 रुपए लिए जीएसटी के, और इस 45 में से 36 रुपए का जीएसटी वो पे करके आया था। सो 45 में से 36 रुपए का जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा था। 9 रुपए की उसने वैल्यू ऐड करी, 50 रुपए की वैल्यू ऐड करी, उसका 18% ही तो खाली पे करा। जो इसने वैल्यू ऐड करी 50 रुपए की, उसका ये 18% 9 रुपए का उसने पे कर दिया। ठीक है, वो भी अपनी जेब से पे नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी जेब से पे नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर से लेकर के गवर्नमेंट को दे दिया। इसलिए तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डिस्ट्रीब्यूटर पे भी कोई बर्डन नहीं पड़ा, इसके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं पड़ा। भाई इसने देखो, किसान केचप ने क्या करा, 236 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से लिए, 36 रुपए सरकार को दे दिए। किसान केचप ने अपनी जेब से कुछ दिया क्या? कुछ नहीं दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 45 रुपए रिटेलर से लिए, 45 रुपए जीएसटी के रिटेलर से लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर ने 36 रुपए उसको दिए थे किसान केचप को। तो 45 में 36 जो बैलेंस बचा वो बैलेंस पे कर दिया। बोला भाई मैंने बेटा जीरो हो गया, मैंने जो सरकार का पैसा लिया था वो सरकार को वापस दे दिया। ठीक है, अब बारी आती है रिटेलर की। रिटेलर ने भी वही किया। रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को कितने रुपए का बेचा, 354 रुपीज का वो बेचा। अब इसमें आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स 54 रुपीज का है। रिटेलर बोलेगा 54 रुपीज मैंने कस्टमर से जीएसटी के लिए हैं, लेकिन 54 में से मेरा आईटीसी जो मैं पे करके आया हूं डिस्ट्रीब्यूटर को कितने रुपए का, 45 रुपए का पे किया ना। सो 45 रुपए का बाबू आपका यहां पर आईटीसी पे किया, 9 रुपए यहां पर बैंक से गवर्नमेंट को पे कर दिए। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब तो बीच के लोग हो, फाइनल कंज्यूमर पे सारा बर्डन पड़ेगा। जितना भी टैक्स है वो किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर उसका बर्डन पड़ेगा। तो कंज्यूमर के ऊपर अब फाइनली बर्डन पड़ा होगा, सो कंज्यूमर की कॉस्ट निकालो। अब कंज्यूमर की कॉस्ट निकालते हैं हम। चलो भाई देखो अब ध्यान से, 9 रुपए तो ये हो गया, ठीक है, 9 रुपए हमारा ये हो गया, और यहां पर कितना, 36 रुपए ये हो गया। सीधी सी बात, जितना सरकार को पैसा क्या उतना हो गया ना। सो 36 रुपए ये हो गया, 9 रुपए ये हो गया, 9 रुपए ये हो गया, टोटल ऐड कर दो 36 प्लस 9 प्लस 9, 36 एक सेकेंड प्लस 9 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 9, 54 रुपीज। कहने का मतलब इस पूरी की पूरी श्रृंखला में पूरी की सारी ट्रांजैक्शंस को अगर मैं जोड़ दूं, सारी ट्रांजैक्शन में जोड़ दूं, तो गवर्नमेंट को कितने की इनकम हुई, कितने का टैक्स मिला या कितने का जीएसटी मिला। सो गवर्नमेंट को मिला भाई 36 प्लस 9 प्लस 9, 54 रुपीज का। बोलो जी, बात क्लियर हुई? पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई है, आंसर आप दो मुझे। 100 रुपए पे तो कोई भी वैल्यू, वो मतलब 100 रुपए तो बेस प्राइस है, ठीक है। देखो 0 रुपए की चीज थी, यहां से स्टार्ट हुई 0 रुपए से, कितने का फाइनल, देखो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू कितनी गई है, वैल्यू ऐड 300 रुपए की हो गई है। समझे आप? 0 रुपए की चीज, कहीं से भी कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होती है ना। 0 रुपए की चीज 300 रुपए पर हो गई है, यानी एक चीज की वैल्यू कितनी ऐड हुई, 300 रुपए वैल्यू ऐड हुई। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है मुझे टैक्स चाहिए 18%। हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स का। गवर्नमेंट बोले जितनी वैल्यू ऐड हो उसका 18% हमको चाहिए। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर 0 रुपए की चीज अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने रुपए में मिली, 300 रुपए में मिली ना। सो 300 रुपए में मिली है, 300 रुपए का 18% आप निकालोगे तो 54 रुपए आ रहा है, और यही 54 रुपए गवर्नमेंट को मिला है। लेकिन वो अलग अलग लोगों से मिला है, बात समझे। कुछ पोर्शन जितना किसान ने ऐड करा उतना किसान से मिला, जितना डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐड करा उतना डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, जितना रिटेलर ने वैल्यू ऐड करी उतनी रिटेलर से मिली, और फाइनली वो कंज्यूमर के ऊपर थोप दिया गया। 54 रुपए किसने दिए बताओ? देखो फाइनल आंसर देखो, 54 जो आया, ये 54 रुपए कंज्यूमर ने दिए, कंज्यूमर ने 54 रुपए दिए। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 354 रुपए, 354 रुपीज। इस पूरे पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाना क्या चाहता था, वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट, कि किस तरीके से वैल्यू एड टैक्स जो होता है वो काम
करता है। समझ में आया आपको? 0 रुपए की चीज 300 रुपए में हो गई तो 300 रुपए का 54, सरकार के पास 54 रुपए पहुंचा, लेकिन अलग अलग जरिए से पहुंचा। ये 36 रुपए किसने दिए? 36 रुपए दिए किसान केचप ने। 9 रुपए किसने दिए? डिस्ट्रीब्यूटर ने दिए। ये 9 रुपए किसने दिए? रिटेलर ने दिए। सरकार के पास कितना पहुंचा? 54 रुपए पहुंचा। बात समझ में आई? 54 रुपए पहुंचा। और 54 रुपए अगर आप निकालोगे, 0 रुपए की चीज 300 रुपए में हो गई। 300 रुपए का सरकार को 18% चाहिए, 54 रुपए चाहिए, मैच हो गई फिगर। और ये 54 रुपए फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? कंज्यूमर के ऊपर। ये देखो फाइनल कंज्यूमर ने कितने रुपए दिए? 54 रुपए। आपको पूरा जीएसटी का एक स्ट्रक्चर समझ में आया किस तरीके से काम करता है? यानी जो बिजनेस है नो, अब मुझे आंसर दो, किसान, ये डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इनके ऊपर क्या कॉस्ट आई होगी? इनके पीएनएल में कितना गया होगा? पीएनएल में कुछ भी नहीं गया होगा। कैसे जाएगा? जो आउटपुट हुआ वो इनकी लायबिलिटी हुई, जो इनपुट हुआ, जो इनपुट होता है आईटीसी, जो इन्होंने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया, वो इनकी असेट हो गई। लायबिलिटी में से असेट माइनस करी, जो बैलेंस बच रहा है वो सरकार को पे कर दिया। तो भाई ये तो 0/0 हो गए। फाइनल जो बर्डन पड़ा वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। ये हमारा होता है पूरा स्ट्रक्चर जीएसटी का। ठीक है जी, आ जाओ अब नोट्स पे आओ दोबारा से। चलिए, तो आपको ये वैल्यू एड टैक्स का कंसेप्ट, जो ये वाला कंसेप्ट है, ये वैल्यू एड टैक्स का कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है एक्चुअल में वैल्यू एड टैक्स का। देखो, जीएसटी इज अ वैल्यू एड टैक्स लेविड ऑन सप्लाई दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको वैट में और जीएसटी में डिफरेंस समझना पड़ेगा। अभी नोट्स को छोड़ दो, वैट और जीएसटी में डिफरेंस समझो पहले क्या था। वैट में बात कर रहा हूं पुराने टाइम पे जो होता था, जीएसटी से पहले वैट होता था और सर्विस टैक्स होता था। मतलब जो गुड्स आप सेल करते हो ना, जो आप माल बेचते हो, उसके ऊपर वैट लगता था। जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर आपका सर्विस टैक्स लगता था। मतलब मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, कंफ्यूज मत करना। अब नहीं है सर्विस टैक्स, अब नहीं होता, वो पुराने जमाने की बातें हुआ करती थी। जब आप गुड्स बेचते थे तब आपके ऊपर वैट लगता था, जब आप सर्विस प्रोवाइड करते थे तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जाता था। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? तो उसमें दिक्कत क्या होती थी? वैट जो होता था वो स्टेट लेवल टैक्स होता था। स्टेट लेवल टैक्स का मतलब क्या? दिल्ली में अगर आप माल बेच रहे हो तो दिल्ली का डी वैट था, हरियाणा का हरियाणा वैट था, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र वैट था, यूपी का यूपी वैट था। तो हर स्टेट का अलग अलग वैट था। ठीक है जी, हर स्टेट का अलग अलग वैट था। लेकिन जो सर्विस टैक्स हुआ करता था वो पूरे सेंट्रल कंट्रोल करती थी। यानी सर्विस टैक्स जो था वो सेंट्रल के कंट्रोल में था, जो वैट था वो स्टेट के कंट्रोल में था। इसी तरीके से एक्साइज अगर आप देखो, एक्साइज या कस्टम अगर आप देखो, तो कस्टम किसके कंट्रोल में था? कस्टम हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल के कंट्रोल में था, एक्साइज हमारा सेंट्रल के कंट्रोल में था। तो होता क्या था? होता ये था कि एक गुड्स है, मान लो मैंने गुड्स परचेज करी, तो गुड्स परचेज करके मैं अपने कंधे पर रख करके तो लाऊंगा नहीं, मैं सर्विसेज लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लूंगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती थी उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। अग्री? बात समझ रहे हो? 100 रुपये की मैंने चीज़ खरीदी तो उसके ऊपर मान लो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई और काफ़ी सारी जो सर्विसेज होंगी जो मैं पे करता हूँ, वो 100 रुपये की चीज़ मेरे पास आकर पूरी 150 रुपये में पड़ती थी। बात समझ में आई? और 100 रुपये के ऊपर तो मैं वैट पे करता था। मैं आपको इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊँ, इधर समझो एग्जाम्पल से। 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की मैंने गुड्स हो गई, 50 रुपये की मेरी सर्विसेज हो गई। 100 रुपये के ऊपर मैंने 18, रेट मैं आपको सेम ही लेकर के चलता हूँ। मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर 18%, तो 18 रुपये का मैंने वैट पे किया पुराने ज़माने में ना। अब मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। वैट और सर्विस टैक्स, ये सर्विसेज मैंने ली थी। सर्विसेज मतलब मैंने माल मंगाया, फिर मैंने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उन सब पे जो सर्विसेज देता हूँ, तो वो सर्विस टैक्स कितना? 50 का 18%, 9। ठीक है, सो मेरे को ये कितने का पड़ा? 150 का ये, और इसको वैट और सर्विस टैक्स को अगर मैं मिला दूं तो 27 रुपीज़ ये हो गया मेरा। टोटल बताओ कितना हुआ? 150 प्लस 27, 177 टोटल हो गया। राइट? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब मैं बेचने जाता हूं, अभी मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, जीएसटी से कंफ्यूज मत करना, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं। मान लो मैंने 200 रुपये की ये चीज़ बेची, 200 रुपये की मैंने ये चीज़ बेच दी। आगे जा करके 200 रुपये के ऊपर कितना अब वैट लगेगा? क्योंकि मैं तो गुड्स बेच रहा हूँ ना, मैं सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं तो गुड्स बेच रहा हूँ। 200 रुपये के ऊपर मान लो 18% मैंने लगाया तो 36, 236 रुपये मैंने कलेक्ट किया आगे से ना। 36 रुपये मुझे आगे पे करने सरकार को। अभी मैंने आपको क्या समझाया था? जो परचेज के ऊपर लेते हो
उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 36 रुपये में से मैं आईटीसी माइनस करूंगा, लेकिन गुड्स के लिए यहां पर अब सरकारों में लड़ाइयां हो जाती थी। अगर मैं ये बोल दूं ना, दोनों में मैंने कितना टोटल टैक्स पे किया, 27 रुपये, मैंने अगर ये बोल दिया, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं 36 में से मैं 27 रुपये कायदे से, तो मैंने 27 रुपये का टैक्स पे किया ना, 18 रुपये का वैट और 9 रुपये का जीएसटी। और पुराने टाइम में अगर मैं चला जाऊं, मैं बोल दूं मैं 27 रुपये का क्रेडिट यहां पर, वैसे उस टाइम पे सैंडविच बोला जाता था, मैं इनपुट क्लेम कर रहा हूं, 9 रुपये आपको सरकार को पे करूंगा, हमारे पास नोटिस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दिल्ली की बात करते हैं, मैंने दिल्ली में माल बेचा, तो ये दिल्ली वैट लगा, ये डी वैट लगा, जीएसटी नहीं लगा। भाई पुरानी बातें चल रही हैं, डी वैट लग गया यहां पर, 36 रुपये का यहां पर डी वैट लगा। 36 रुपये की डी वैट में दिल्ली सरकार बोलती है, भाई सुन लो एक बात, जितना आपने दिल्ली वैट से परचेज किया उतना ही लो, सर्विस टैक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार, वो सेंट्रल के पास जाता है, वो सेंट्रल के पास जाता है। तो ये 9 रुपये का इनपुट ना आप हमसे मत क्लेम करो, हमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। बोलो, हमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। 9 रुपये का मुझे यहां अलाउ ही नहीं किया गया, मुझे खाली 18 रुपये का अलाउ किया गया, 18 रुपये का अलाउ किया गया। सो 36 में से माइनस 18 रुपये आ गए, तो मुझको 9 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े ना। 9 रुपये जो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, क्या मैं वो अपनी जेब से पे करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्स में हम अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। मैं क्या करूंगा, उस गुड्स का प्राइस बढ़ा दूंगा, उस गुड्स की प्राइस बढ़ा दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो क्रेडिट होता था ना, कहने का मतलब जो क्रेडिट होता था उसका फ्लो सीमलेस नहीं था। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी मैं क्रेडिट वर्ड यूज करूं, जब भी मैं आईटीसी वर्ड यूज करूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जब जो मैं परचेज के ऊपर टैक्स पे करके आया उसको बोला था आईटीसी। और जीएसटी के अंदर अच्छी चीज अब सुन लो क्या हुई, ये तो पुरानी बातें हम कर रहे थे। जीएसटी के अंदर आपको गुड्स का भी मिलता है, सर्विसेज का भी मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी वाले सेशन में हम इस चीज को समझेंगे कि पूरा डिटेल में किस तरीके से वो चीज होती है, किस तरीके से मिलता है आपको। लेकिन आपको गुड्स का भी इनपुट मिलता है, यानी मैं गुड्स खरीद के लाया उसका भी मुझे इनपुट मिलेगा, मैंने सर्विसेज ली उसका भी इनपुट मिलेगा, और मैंने जो लास्ट में अगर कोई कैपिटल गुड परचेज करी है उसका भी मुझे इनपुट अपने बिजनेस में मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है जीएसटी के अंदर, और इसीलिए बोला जाता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। यानी एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन पे जाता है तो पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर देखो, हो सकता है मैं जब आगे बेचूंगा तो महंगा बेचूंगा ना, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैं क्या हो गया, लॉस में आ गया। तो वहां पर जो क्रेडिट होता है वो सीमलेसली फ्लो नहीं करता है। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? अब ये टैक्स क्रेडिट मुझको नहीं मिला ना, चेन टूट गई ना भाई। यहां पर ये सर्विस टैक्स जो था वो मैं क्लेम ही नहीं कर पाया, मैंने तो 18 रुपए क्लेम किया। तो वो जो इनपुट की चेन थी, इनपुट यानी आईटीसी की जो चेन थी वो टूट गई। तो लेकिन जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ, सर्विस पॉइंट ऑफ, अप टू द रिटेलर लेवल। यानी दोनों आ गए, यानी प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तब भी, सर्विस देते हो तब भी। क्यों? क्योंकि दोनों का ही इनपुट जीएसटी के अंदर मिल जाता है। बात को समझे, आपको इनपुट का भी मिलेगा, यानी गुड्स परचेज करते हो उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा, उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। आपने सर्विसेज अगर ली हैं तो सर्विसेज का भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपने कैपिटल गुड बिजनेस के लिए खरीदी है, मैंने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, टैबलेट खरीदा, ये सारी चीजें खरीदी, इसका भी क्रेडिट मेरे को अपने बिजनेस में मिल जाएगा। यानी पूरा क्रेडिट की चेन जो है वो चलती रहती है। थर्ड पॉइंट देखो, बर्डन बॉन्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। इस पॉइंट को तो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं नहीं, आपको भी थोड़ी देर पहले पूरे एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि वो जो 300 रुपए के ऊपर 54 आया था ना, तो वो किसने पे किया था? वो फाइनली पेमेंट जो की थी वो कंज्यूमर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है नो कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है कि यहां पर जो मेरे को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला, तो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। मैंने उस गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया, यानी इसके ऊपर भी मेरे को टैक्स पे करना पड़ गया। यहां पर मुझे कितना पे करना था? खाली 9 रुपए पे करने थे सरकार को, लेकिन मुझे यहां पर 18 रुपए पे करने, 9 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ गया। ये टैक्स जो मैं पे करके आया था ना 9 रुपए का, इसके ऊपर भी टैक्स मैंने चार्ज कर लिया। तो इसको बोला जाता है जब एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जीएसटी में अच्छी चीज पता है क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि क्रेडिट आपको हर चीज का मिल जाता है ना। अगर मैं यही एग्जांपल आपको जीएसटी के अंदर समझा रहा होता तो यहां पर भी जीएसटी लगता, तो मेरा यहां पर भी जीएसटी लगता और मेरा यहां पर भी जीएसटी लगता। रुको,
यहाँ पर जो 9 है, यहाँ पर भी मेरा जीएसटी लगता, यहाँ पर भी मेरा जीएसटी लगता, और मुझे टोटल 27 रुपये का क्रेडिट मिल जाता। टैक्स ऑन टैक्स, इसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर इसका मुझे इनपुट नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट 50 नहीं होगी। फिर मैं भी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि जीएसटी को मत इंक्लूड करो, आपकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जब मुझे इसका इनपुट ही नहीं मिलेगा तो फिर तो मेरी कॉस्ट 59 रुपीज़ बन जाएगी ना। बोलो, बात समझ में आई? जब मुझे उसका इनपुट मिल रहा है तो वो मेरे बैलेंस शीट में चला गया, मेरी एसेट बन गई। अगर मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो मेरी एसेट बन गई। लेकिन मुझे उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ उसको बुक करूंगा? फिर तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी ना। और 59 रुपीज़ की मेरी कॉस्ट होगी तो इसको मैं जब अपना प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट मार्जिन में वो इंक्लूड हो जाएगा। टोटल पे जब मैं टैक्स, जो मैं अपनी सेलिंग प्राइस निकालूंगा ना मैं अपना, उसमें सेलिंग प्राइस में मैं 9 रुपये भी इंक्लूड कर दूंगा। यानी इस 9 रुपये के ऊपर भी मैं टैक्स चार्ज करूंगा आगे, क्योंकि इसको मैंने अपनी कॉस्ट का पार्ट मान लिया है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इसी को बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन जीएसटी के अंदर ये चीज रिजॉल्व हो गई है कुछ हद तक, कुछ हद तक बोलूंगा मैं, कुछ हद तक ये चीज रिजॉल्व हो गई है। ऐसा मैंने क्यों बोला आपको समझाऊंगा आगे चल के। तो वैसे ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है कास्केडिंग इफेक्ट। सो ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर आइटम, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। देखो ये चीज मैं आपको समझा रहा था, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स इन जीएसटी के अंदर, कोई भी टैक्स एंड टैक्स, और इसी को बोला जाता है कास्केडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम। इन्होंने ये देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, मैंने आपको सिंपली वो चीज समझा दी है। सो वही चीज है। नेक्स्ट हमारा आता है नीड फॉर जीएसटी। नीड फॉर जीएसटी मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए कि जीएसटी की नीड पड़ी क्यों। ये जो ऊपर सारे पॉइंट्स हम पढ़ के आए, क्योंकि भाई वैट के अंदर पहली चीज तो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारा स्ट्रक्चर वे में नहीं था, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो उसको सबसम करके एक जीएसटी बनाया गया, जिससे कि 90% इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम एक जीएसटी के अंदर जो है वो कवर हो चुके हैं। और क्या बेनिफिट है? कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं, वैल्यू एड टैक्स जो भी पढ़ के आए ना, वही सारे तो हमारे बेनिफिट्स हैं। तो जो डेफिशिएंसी थी, हमको इनपुट नहीं मिलता था पूरा का पूरा, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो सर्विस का इनपुट नहीं मिलता था पुराने टाइम में, लेकिन वो चीज किसने ठीक कर दी? जीएसटी ने उस चीज को ठीक कर दिया। तो ये आप पढ़ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे से, वहां से आप पढ़ सकते हो। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझ लो। चलिए, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, अब यहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, यहां से आपके बेसिक कंसेप्ट बनना स्टार्ट होंगे जीएसटी के, ठीक है। डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है? डुअल जीएसटी देखो, जब एक ही चीज पर दो टैक्स एक साथ लगे तो उसको बोला जाता है डुअल टैक्सेशन सिस्टम। डुअल टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में नहीं था पहले। ये इंडिया में जीएसटी जो टैक्स होता है वो एक ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम होता है। मतलब ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा सर, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। देखो, मान लो मैंने 100 रुपए का कोई माल बेचा और उस 100 रुपए के माल पे दो सरकारें आकर के मेरे सामने खड़ी हो जाए, सेंट्रल भी खड़ी हो जाए, स्टेट भी खड़ी हो जाए, दोनों बोल रहे हैं कि भाई उसके ऊपर मुझे टैक्स दो। उस 100 रुपए के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है मुझे टैक्स दो, उस 100 रुपए के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल रही है मुझे टैक्स। दोनों अलग अलग गवर्नमेंट हैं, ध्यान रखना, दोनों की इनकम वगैरह सब अलग होती हैं। दोनों गवर्नमेंट मेरे पास आकर के बोल रही है टैक्स दे दो भाई, आप जीएसटी दे दो। मतलब मेरे से नहीं मांगा जा रहा, मैं तो आगे कस्टमर से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जीएसटी तो बाबू इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मैं तो कस्टमर से, लेकिन जो उसको पे करना है गवर्नमेंट को, पेमेंट की लायबिलिटी तो मेरे ऊपर आती है। सो गवर्नमेंट दोनों आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार एक गवर्नमेंट मांगती तो मैं पैसा देता, अब सेंट्रल भी मांग रही है, स्टेट भी मांग रही है, दोनों के दोनों लड़े जा रहे हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि दोनों टैक्स साथ के साथ लगाएंगे। कोई भी आप गुड्स बेचोगे, दो टैक्स साथ के साथ लगेंगे अगर सेम स्टेट में है। सेम स्टेट में है मतलब क्या? यानी एक गुड्स के ऊपर आपका सेंट्रल भी लग सकता है और स्टेट भी टैक्स लगा सकती है। आपने कोई बिल देखा हो, वैसे देखा होगा आपने कभी, कोई बिल उठा करके देखना, अगर सेम स्टेट का हो तो सर सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट में क्या अलग हो जाएगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या अलग हो जाएगा। लेकिन उसको ध्यान से देखना, अगर वो दिल्ली या दिल्ली वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल का ही है तो उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक सीजीएसटी लगा होता है, एक एसजीएसटी लगा होता है, दो चीजें। इसका मतलब 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज पे सेंट्रल भी बोल रही है मेरे को दे दो, स्टेट भी बोल रहा है मेरे को दे दो, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। ये क्या चीज हुई? एक ही चीज है, यानी मतलब जो भी आपने गुड्स परचेस करी वो तो एक आइटम है ना, उसके ऊपर सेंट्रल भी पैसा मांग रही है, स्टेट भी पैसा मांग रही है। इसी को बोला जाता है ड्यूअल जीएसटी। और जीएसटी जो है वो ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों आपस में मिल बांट करके दोनों पैसा खाती हैं। खाती तो क्या है, खैर जो भी है।
देखो, India has adopted a dual GST model in view of the federal structure of the country. Consequently, central and state simultaneously. इस पॉइंट को ध्यान से समझो. डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है? जहां पर दो डिफरेंट सरकार आकर के टैक्स आपके ऊपर लगाती है. स्टेट अलग टैक्स लगा रही है, सेंट्रल अलग टैक्स लगा रही है. तो वही लिखा हुआ है, कंसिक्वेंटली सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलकर के लेवी जीएसटी. यानी अगर सर्विस की बात करते हैं, सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी है. ठीक है, नॉर्मली जनरली. कुछ सर्विसेज को छोड़ दो, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस होती है, तो रेस्टोरेंट का तो केस ही अलग हो जाता है, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा मैं. नॉर्मल जो सर्विसेज होती है उस पर 18% जीएसटी लगता है. अब 18% जो जीएसटी लगता है उसमें से 9% स्टेट लेती है, 9% सेंट्रल लेती है. 9 स्टेट 9 सेंट्रल. बोलो जी, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? दोनों सरकारें साथ के साथ उसके ऊपर टैक्स ले रही हैं, तो उसको बोला जाता है साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच टेक प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी. दस टैक्स इज इम्पोज कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटली, साथ में, बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट. दैट इज सेंट्रल. वही चीज बार बार घुमा के मत बोलो यार. जीएसटी एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ कुछ एक्ट ऐसे होते थे जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होते थे, लेकिन जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है. सो डुअल जीएसटी सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन पर सेंट्रल भी टैक्स लेती है, एक ही ट्रांजेक्शन पर स्टेट भी टैक्स लेती है. उसी को बोलते हैं डुअल जीएसटी सिस्टम. राइट और रॉन्ग? राइट. ठीक है, समझ में आई? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी. देखो जी, अब इस पॉइंट को समझने से पहले समझो कि जीएसटी को गवर्न कौन कौन से एक्ट करते हैं. एक हमारा होता है सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, और इसी को हम बहुत ज़्यादा जोर जो देंगे ना वो इसी के ऊपर देते हैं, सीजीएसटी एक्ट. दूसरा होता है एसजीएसटी एक्ट. अब ना आप कंफ्यूज हो गए, क्यों? आप कहीं पर सर्च मारना, गूगल पर सर्च मारना, एसजीएसटी एक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एसजीएसटी का एस का मतलब क्या है? सी का मतलब तो सेंट्रल है. सेंट्रल तो पूरे इंडिया की एक ही होती है. बात क्लियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की एक ही होती है ना. कभी ऐसा देखा है कि नॉर्थ में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और साउथ में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है? ऐसा तो होता नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट मारोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लोगे. आप एसजीएसटी एक्ट मारोगे आपको एसजीएसटी एक्ट ही नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? सेंट्रल तो एक है. क्या स्टेट एक होता है? नहीं, स्टेट तो काफी सारे होते हैं, बाकी बहुत सारे स्टेट होते हैं. तो आपको एसजीएसटी नहीं मिलेगा. एसजीएसटी अगर आपको देखना है तो आपको स्टेट का नाम साथ में डालना पड़ेगा. यानी अगर मुझे दिल्ली का जीएसटी देखना है तो मुझे डीजीएसटी डालना पड़ेगा, डीजीएसटी डालना पड़ेगा, या दिल्ली जीएसटी डालना पड़ेगा. मुझे वेस्ट बंगाल का देखना है तो वेस्ट बंगाल जीएसटी डालना पड़ेगा. मुझे महाराष्ट्र का देखना है एमजीएसटी डालना पड़ेगा. तो जिस स्टेट का मुझे जीएसटी देखना है, हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी होता है क्या सर? बिल्कुल. एसजीएसटी का मतलब ये स्टेट. लेकिन अब एक चीज को समझ लो, स्टेट का इन्होंने अलग अलग तो कर दिया, लेकिन जो प्रोविजंस बेसिक चार्जेबिलिटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और पॉइंट ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं, यानी कहने का मतलब 90% प्रोविजंस आपके सीजीएसटी से कॉपी पेस्ट, बस कुछ राइट उन्होंने अपने पास रख लिए कि भाई इन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं जीएसटी के वो सेम है सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट के अंदर. चाहे आप दिल्ली का जीएसटी उठा लो, चाहे महाराष्ट्र का, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कहीं का भी आप जीएसटी उठा के देख लो, 90% प्रोविजंस सेम है दोनों के दोनों. और दोनों के दोनों सेम होने भी चाहिए. क्यों? अगर दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे तो भैया डुअल जीएसटी का कंसेप्ट कैसे चल पाएगा? दोनों को साथ में टैक्स लगाना है. सेंट्रल ने सीजीएसटी में डाल दिया 9% और भाई स्टेट बोल रहा है हमको 12% चाहिए, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई, फिर तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी आपस में. इसीलिए इसी को ध्यान रखते हुए डुअल जीएसटी कंसेप्ट को फॉलो कराने के लिए ही हमारा ये दोनों जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, सेम लाइन पे काम करते हैं. तो कॉपी पेस्ट करने का भी एक लॉजिक है, समझ रहे हो? अगर दिल्ली जीएसटी, महाराष्ट्र जीएसटी सारे सेम हैं, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है और बहुत अच्छा लॉजिक है. क्योंकि अगर दोनों सिमिलर नहीं होंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो भाई फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे ना भाई. फिर तो वही बात होगी जो पहले होता था, वैट में स्टेट गवर्नमेंट अपना चल रही है, सेंट्रल में सेंट्रल अपना चल रही है सर्विस टैक्स, तो वो तो पहले वाली बात हो जाएगी. इसीलिए ये दोनों 90% प्रोविजन साथ में लेकर के चलते हैं. नो, स्टेट की जब बात हुई है तो कुछ हमारे स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, तो उनके लिए आता है यूटीजीएसटी एक्ट. ठीक है,
उनके लिए आता है हमारा यूटी जीएसटी एक्ट, यानी यूनियन टेरिटरी का जीएसटी एक्ट। लेकिन अब एक बात सुन लो, मैंने अभी आपको दिल्ली जीएसटी बोल दिया, दिल्ली जीएसटी, आपको कंफ्यूजन नहीं हुई? दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है। अब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, फिर भी सर आप कैसे बोल सकते हो कि दिल्ली का जीएसटी है? दिल्ली का तो यूटी जीएसटी होना चाहिए। बात को समझो, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एसजीएसटी नहीं होता, उनका यूटी जीएसटी होता है। लेकिन सर फिर भी दिल्ली का आप बोल रहे हो कि दिल्ली में एसजीएसटी लगेगा, ऐसा क्यों? और दिल्ली में कभी आप देख लेना, अगर आप दिल्ली में रहते हो, कोई सा भी आप बिल उठा के देख लेना, कभी कोई मैकडी वैकडी का बिल उठा के देख लेना, उस पर यूटी जीएसटी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। एसजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, या दिल्ली जीएसटी होगा ऑब्वियसली। तो दिल्ली का अपना जीएसटी कैसे हुआ? अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, जिन स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है, दिल्ली की एक विधानसभा है, दिल्ली की एक विधानसभा है, पता है आपको? दिल्ली के इलेक्शन होते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है अभी? हमारे केजरीवाल जी हैं, ठीक है। वहाँ सेंट्रल का वो देखो, दिल्ली में दोनों चलते हैं, मतलब सेंट्रल भी चलता है और साथ में स्टेट भी साइमल्टेनियसली कर चलता है। कुछ राइट जो होते हैं वो सेंट्रल के पास होते हैं, कुछ राइट स्टेट्स के पास होते हैं। हेल्थ पब्लिक इशू का राइट जो होता है वो सेंटर के पास नहीं, स्टेट के पास होता है। और जो पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी का राइट होता है वो सेंट्रल के पास होता है, ठीक है। अब वो तो खैर पॉलिटिक्स की चीज़ें, उसमें ज़्यादा मैं नहीं घुसूंगा। लेकिन दिल्ली का अपना लेजिस्लेचर है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है, इसीलिए जिस स्टेट की विधानसभा है वो यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी एसजीएसटी होता है, उसका अपना एक जीएसटी एक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं सर दिल्ली के अलावा? और कौन कौन से स्टेट आप ये नहीं बताओगे हमको? दिल्ली के अलावा भी तो और स्टेट होंगे ना जिनका अपना लेजिस्लेचर होगा। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर में भी अलग से होते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ का जो विधानसभा अपनी अलग है, और पौंडीचेरी। वैसे तो ये तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इनकी अपनी लेजिस्लेचर होता है, तो इनका अपना अपना जीएसटी है। दिल्ली का जीएसटी अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, पौंडीचेरी का अलग है, ठीक है। बाकी जो बचे लद्दाख, ये पूरा एक हो चुका है, दमन दीव एंड दादर हवेली एक हो चुका है, और चंडीगढ़, इन तीनों का ये तीनों यूटी के अंदर कवर होते हैं। ये जो तीनों है ना, ये तीनों यूटी जीएसटी के अंदर कवर होते हैं। और ये हमारा ये प्लस बाकी जो स्टेट बचे, अब बाकी स्टेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये केरला, ये सारे स्टेट, इनमें एसजीएसटी लगता है, इसमें यूटी जीएसटी लगता है। बाकी सीजीएसटी तो हमारा एक ही होता है, सेंट्रल का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया हमको। तो ये तीन मेन एक्ट अभी आपको समझने हैं, ठीक है। नाउ एक ट्रांजैक्शन है, तो एक ट्रांजैक्शन में आप डुअल जीएसटी में देखो, सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। सीजीएसटी के साथ में, सीजीएसटी के साथ में अगर वो स्टेट है, अगर वो स्टेट है तो वहां पर एसजीएसटी लगता है। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लगता है, ठीक है। अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी में सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूपी जीएसटी, वैसे एसजीएसटी भी, एसजीएसटी कोई टर्म नहीं होती है, एसजीएसटी तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं भाई। एसजीएसटी का मतलब यूपी की बात हो रही है तो यूपी जीएसटी, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र जीएसटी, सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, यूपी जीएसटी, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यूपी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कहाँ की? चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ में यूटी जीएसटी प्लस सीजीएसटी ये दोनों लगेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी का। नेक्स्ट एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी यहां पर, क्या समझना पड़ेगा कि जीएसटी जो है ना वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब सर पहली लाइन है देखो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कहने का मतलब मान लीजिए मैंने दिल्ली में, वैसे दिल्ली में तो कहीं एग्रीकल्चर होता है, मान लीजिए पंजाब में एग्रीकल्चर से जो राइस वगैरह, राइस का एग्जांपल मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। टोमेटोस मान लो, टोमेटो मैंने पंजाब में जो है उगाए, पंजाब से टोमेटो उगा करके मैंने, दिल्ली की एक इंडस्ट्री थी, दिल्ली में मतलब इंडस्ट्रियल एरिया था दिल्ली में, गुड़गांव वैसे हरियाणा पड़ जाएगा, दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली में एक इंडस्ट्री में आकर के उसका केचप बना, वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली से हमने उसको, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर तो डिफरेंट स्टेट में थे, तो हमने मान लीजिए यूपी में, यानी वो जो टोमेटो था वो पंजाब से आया, पंजाब से आकर के कहाँ? दिल्ली में आया, दिल्ली से वो गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास यूपी में, और यूपी में ही हमारा रिटेलर था,
यूपी में ही हमारा रिटेलर था। पूरी ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ी थी उसी का आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। 0 रुपए की चीज़ थी जो कि 300 रुपए की हो गई थी। फाइनल उत्तर प्रदेश के कंज्यूमर ने 54 रुपए दिए उसके ऊपर। एग्जाम्पल ध्यान है ना, 300 में से 54 रुपए, 300 का 18%, 54 रुपए, 354 रुपए यूपी के एक बंदे ने दिए और यूपी के उस बंदे ने उस केचप को अपनी ब्रेड पे लगा करके खा लिया। बात समझ में आई? यानी वो टोमेटो केचप पंजाब से चला, दिल्ली में आया और उत्तर प्रदेश में गया। 3 स्टेट आ गए, पंजाब भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। तो 54 रुपए का टैक्स बना। जीएसटी, टोटल जीएसटी कितना बना था? 54 रुपए बना था ना। अब आधा आधा बंटवारे की बारी आई। सेंट्रल बोल रही है मेरे को चाहिए, स्टेट बोल रहा है मेरे को भी चाहिए। सेंट्रल ने बोला भाई आधा तो मेरे को दे दो। सेंट्रल तो एक ही है, सेंट्रल तो भाई आप यूपी में ले लो, दिल्ली में, सेंट्रल तो पूरे इंडिया का एक ही है भाई। सेंट्रल में तो हमारे मोदी जी अभी विराजमान है, तो एक ही है वो तो पूरे इंडिया के। तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को हमारा 54 का आधा कितना हो गया? 54 डिवाइडेड बाई 2, 27 रुपये सेंट्रल ने लिए, सेंट्रल साइड हो गई। दूसरी बारी आती है स्टेट की। आंसर दो, कौन से स्टेट को बैलेंस जो 27 रुपये बचे वो कौन से स्टेट को जाएंगे? पंजाब को जाएंगे जहां से वो चीज प्रोड्यूस हुई, दिल्ली को जाएंगे जहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई, या फिर उत्तर प्रदेश को जाएंगे जहां पर उसका फाइनल कंजम्पशन हुआ? तो पहली लाइन हमने पढ़ी इसके अंदर, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। रट लो जी, इसको रट लो। जीएसटी अब किस तरीके से जाएंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप बेसिक समझ रहे हो किस तरीके से जाएंगे। लेकिन जाएंगे वो यूपी के पास ही। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर ही उस चीज का कंजम्पशन हुआ है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और डेस्टिनेशन फाइनल क्या है हमारे केस में? यूपी। तो जो बैलेंस 27 रुपीज बचे वो यूपी गवर्नमेंट को जाएंगे, और 27 तो सेंट्रल को जाएंगे और 27 यूपी गवर्नमेंट को जाएंगे। बोलिए बात क्लियर हुई? ठीक है। एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आपको समझ में आ गया। अब आईजीएसटी समझ लो। एक आईजीएसटी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। आईजीएसटी क्या होता है? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हैं, मैं भी सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, वैसे और एक दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीपेंट, बात को ध्यान से समझो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एंड रिसीपेंट्स आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरेटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, और 2 डिफरेंट कंट्रीज, देन वहां पर हमारा लगता है क्या? आईजीएसटी। सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हो तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, बात समझ में? इतना सिंपल है। हाँ, इतना ही सिंपल है। दिल्ली से मैंने दिल्ली में माल बेचा, आंसर दो क्या लगेगा? और एक ही चीज लगेगी, या तो ये लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। इसके और आईजीएसटी में एक ही चीज लगती है, और आईजीएसटी में पूरा रेट लगता है। अब जैसे सर्विस है तो आईजीएसटी पूरा लगेगा 18%, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो 9% और 9%। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए मैंने दिल्ली के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड करी, दिल्ली का मैं पर्सन हूं, दिल्ली में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और दिल्ली से दिल्ली के एक पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करी है, क्या लगाऊंगा मैं अपने बिल के अंदर? मैं सीजीएसटी लगाऊंगा और एसजीएसटी लगाऊंगा 9%, 9%। बोलिए जी, बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर है बात। लेकिन दिल्ली से मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में सर्विस दे रहा हूं, महाराष्ट्र के किसी पर्सन की मैंने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करी है, उसको मैं जो अपना बिल इशू करूंगा, तो 2 डिफरेंट स्टेट, आईजीएसटी कब लगता है? इसके साथ एक और लॉ होता है, आईजीएसटी के लिए अलग लॉ होता है, आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट होता है हमारा। सो आईजीएसटी एक्ट कब लगता है? जब सप्लाई और रिसिपेंट 2 डिफरेंट स्टेट में होते हैं। सो अगर मैं दिल्ली से महाराष्ट्र में कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा? नहीं बाबू, वहां पर लगेगा हमारा आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी कितना? 18%। बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ये पॉइंट्स थे यहां पर 4। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी एचएसएन कोडिंग का यूज किया जाता है। इसकी आपको एक छोटी सी अपडेट भी दे देता हूं। 1 अप्रैल 2021 से अगर आपकी टर्नओवर, यहां पे अब 2 पार्ट में हमको बांटना पड़ेगा, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तब, और दूसरा है बिलो 5 CR। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है तो एचएसएन वाइज रिपोर्टिंग होती है जीएसटीआर 1 के अंदर। जीएसटीआर 1 सेल्स की रिटर्न होती है, जो हम सेल करते हैं उसकी रिपोर्टिंग हमको जीएसटीआर 1 के अंदर करनी होती है, जीएसटी के अंदर। क्लियर है?
उसके अंदर रिपोर्टिंग होती है HSN वाइज रिपोर्टिंग। HSN वाइज रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आप गुड्स सेल करते हो ना, तो अपने बिल के ऊपर आपको उस गुड का एक कोड लिखना होता है। जो भी गुड्स आप बेच रहे हो, मैं जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, पेन बेच रहा हूँ, अगर मैं ये टैबलेट बेच रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस सर्विस का भी एक कोड है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ, टैबलेट बेच रहा हूँ, उस हर चीज़ का एक कोड है, जिस कोड को बोला जाता है HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर। और ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट चलता है। पहले ये कस्टम के अंदर था कि कस्टम में गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, तो आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती थी, तो पूरे वर्ल्ड में ही ये HSN कोड का यूज़ किया जाता था, तो इंडिया ने उसको ही अडॉप्ट किया। सो अगर मैं आपको एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका HSN कोड नहीं होता, सर्विसेज के लिए SAC कोड होता है, सर्विस कोड बोलते हैं उसको, और गुड्स के लिए होता है हमारा HSN कोड, ठीक है। सो HSN कोड से रिलेटेड एक अपडेट है, जो GSTR 1 में आपको HSN कोड की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो उसमें रिपोर्टिंग होती कैसी है, मान लीजिए मैंने 100 इन्वॉइसेज इशू करे, 100 इन्वॉइसेज में मैंने HSN कोड डाला कि ये HSN कोड, ये HSN कोड, और हो सकता है मैं काफ़ी सारी चीज़ों में डील करता हूँ भाई, मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपना ऑनलाइन सेलिंग भी करता हूँ, मैं अपना टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ बेचता हूँ, तो मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मुझे HSN वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है कि गुड्स का कोड मेरा इतना है, यानी इस गुड्स लैपटॉप का HSN कोड ये, इस HSN को मैंने इतनी क्वांटिटी सेल करी, इतनी उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, इतनी इसकी अमाउंट थी। सर्विसेज मेरी सर्विसेज का ये HSN वैल्यू, ये SAC कोड है, ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो मुझे अलग अलग क्लासीफाई रिपोर्टिंग करनी होती है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको B2C, B2B, ये क्या होता है सर? B2C का मतलब होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें रिटेलर ने जो सेल करी है, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है ना, तो रिटेलर की सेल को बोला जाता है B2C, और जो डिस्ट्रीब्यूटर ने और उसने करी है उनको बोला जाता है B2B सेल। यानी जब बिजनेस को सेल करते हो तो B2B और अदरवाइज B2C, दोनों की रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन अगर 5 करोड़ से कम की टर्नओवर, आप छोटे टैक्स पेयर हो, तो वहाँ पे आपको B2C की रिलैक्सेशन दी है, B2C की रिपोर्टिंग नहीं करनी, लेकिन B2B की आपको HSN वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है। ये था कंसेप्ट आपका HSN कोड का, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर। एंड गाइज नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको, रजिस्ट्रेशन का सेपरेट चैप्टर है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन सप्लाई का भी एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिशन का भी आपको सेपरेटली, ITC का तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, बाकी ITC वाले में इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट GST कॉमन पोर्टल। गाइज ये पोर्टल तो आपको मैं पूरा लाइव प्रैक्टिकल सेशंस आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग सेशंस में, वहां पर मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा। वैसे भी थ्योरी पढ़ के GST पोर्टल का क्या करोगे, GST पोर्टल आपको लाइव दिखाऊंगा जब मैं। सो गाइज चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।